अफसोसनाक सूरत हाल है और पाकिस्तानी जमहूरियत जो है उसको इसमें शर्म आएगी बहुत सी कि भाई ये जो अगर सियासी जमातों की फंडिंग के मामलात जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बाकी क्या करेंगे आप। ठीक, कुंवर साहब आप गुफ्तगू सुन ही रहे हैं शामी साहब की भी। मोहसिन एजाज ने बताया कि रिपोर्ट में है क्या बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या ऑप्शन है, ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट किस हद तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है टू प्रोसीड फॉरवर्ड, क्या तरीक़ाकार इख्तियार होगा? देखिए, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो रिपोर्ट मिल गई है स्क्रूटनी कमेटी की, उस रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने अपनी समाअत शुरू कर दी है। उन्होंने दोनों फरकैन को नोटिस जारी कर दिए और दोनों फरकैन के जो है बाकायदा दलाइल सुनेंगे। उनके दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जिसका स्टेटस हाई कोर्ट्स के जजों के बराबर है, वो अपना फैसला करने के मजाज होंगे। अब अगर ये साबित हो जाता है कि जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश कर रही है वो हकाइक पर मबनी है, इसमें इन्होंने फंडिंग को जो है वो छुपाया गया या रिकॉर्ड पर नहीं लेके आया, इसमें ममनुआ फंडिंग भी शामिल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 204 के तहत और तो बाकायदा कार्रवाई करने का मजाज है, उसका वो फंडिंग जो है वो बाकी सरकार जब्त कर सकता है। और जब पार्टी का फंड जब्त कर लिया जाए ममनुआ फंडिंग का, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इसी सेक्शन 215 के तहत सबसे बड़ी अहम पावर जो है उनके पास वो है, उनका सिंबल वापस लिया जा सकता है। और जब सिंबल वापस लिया जाता है तो फिर पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो तहलील हो जाती है कानून की नजर में। तो ये बहुत बड़ा संगीन मसाइल है। लेकिन इस फैसले इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में अगर मुखालफीन जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपील करने के इख्तियार है, बाकायदा कानूनी हक दिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले को तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर देती है तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाएगी। पार्टी तहलील नहीं होगी, पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाएगी इस फैसले की रोशनी पे। ये बहुत सीरियस मसला है। और सबसे बड़ी अहम बात, ये रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। स्क्रूटनी कमेटी में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो गए थे वो FIE भी थे, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन के भी सीनियर ऑफिसर। ये बहुत बड़ी पावरफुल कमेटी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही कहा है कि इन्होंने 32 करोड़ की जो है बाकायदा रकूम नहीं बताई, और फिर नीदरलैंड और कनाडा में जो उनके असासे बैंकों में जमा थे उस तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रसाई नहीं दी गई। तो अब एक ये बड़ी अहम बात है। और तीसरी बड़ी अहम बात शामी साहब के लिए ये है और आपके लिए भी कि पार्टी के अंदर हमारी इतला के मुताबिक बड़ी हलचल मच गई है और 30-35 मेंबरान कौमी असम्बली जो है इनके वो सोच में पड़ गए हैं कि जनाब हमारी फॉरेन फंडिंग मशकूक हो गई है तो हमारी पार्टी का जो है मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ गया है, तो वो भी सोच विचार में पड़ गए हैं। 30-35 के लगभग हैं। कंवर साहब ये बताइए कि जो लोग इलेक्ट हो चुके हैं उन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे अगर फैसला खिलाफ आता है? तो वो आजाद तस्वर किए जाएंगे। जैसे आपको याद है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने सेनेट के इलेक्शन में जब उनके इख्तियारात वापस ले लिए गए थे तो उनके 7 सेनेटर थे, मुशाहिद हुसैन समेत, इनको आजाद करार दिया गया था। तो जो पार्टी चेयरमैन ने जो अकाउंट सबमिट किए हैं और वो अकाउंट्स गलत साबित हो जाते हैं और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो उनकी नफी कर देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके तहत करप्ट प्रैक्टिस भी हो सकती है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस जाएगा तो वो फिर उनकी नहायलियत का भी सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि उन हक़ाइक़ छुपाए हैं। हलफनामे की जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, हलफनामे की खिलाफ वर्जी हो गई है और हलफनामे की खिलाफ वर्जी होना जो है वो एक इंतहाई संगीन जुर्म है, करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है, हक़ाइक़ छुपाने के ज़िम्मे में आता है और हल्फिया बयान की जो है तज़कीब हो जाती है तो उस पार्टी के सरबराह पर भी असर पड़ सकता है। जैसे कि नवाज शरीफ में पड़ा था कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए थे। हलफनामा देने के बाद हलफनामा में था कि ये हक़ाइक़ ठीक है लेकिन हक़ाइक़ गलत साबित हो गए। इसी तरह ये भी पार्टी के असासी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ दस्तखत है इमरान खान के कि जनाब ये दुरुस्त है, इसमें फॉरेन फंडिंग में कोई ममनुआ नहीं है, इसका मतलब है कि उनका हलफनामा गलत हो गया। तो हलफनामा गलत हो गया तो ये भी उनकी सियासी लीडरशिप पर भी असरात पड़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुंवर दिलशाद साहब। कानूनी माहिर जनाब साद रसूल साहब को हमने साद रसूल साहब को हाँ उनसे जानते हैं। साद साहब
ये क्या वाकई इतनी गंभीरता हो सकती है, इतनी संजीदा सूरत हाल दरपेश हो सकती है पीटीए के चेयरमैन के लिए जो कंवर दिलशाद साहब देख रहे हैं? देखिए, मेरी कंवर दिलशाद साहब से एक दो बातों के ऊपर लीगल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। मैं सबसे पहले तो ये बात करता चलूं कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो आज की रिपोर्ट आई है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के नैरेटिव को भी बहुत सा धचका पहुंचा है, और जिस शफाफियत के ऊपर, जिस मनी ट्रेल के ऊपर, जिन रसीदों के ऊपर वो दीगर लोगों की पगड़ी उछालते रहे हैं, उसको भी बहुत अब उनको अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हमारी रसीदें किधर हैं, हमारी फंडिंग्स किधर हैं। मैं कानून के पर्सपेक्टिव में सिर्फ 2-3 बातें वाज़ेह करता चलूं और फिर मैं गुजारिश कर दूंगा कि मेरी कंवर दिलशाद साहब से किस बात पे डिसएग्रीमेंट है। पाकिस्तान के कानून इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये तमाम फॉरेन फंडिंग का केस और इसकी आगे की कार्रवाई होगी। और ये इलेक्शन एक्ट 2017 पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218 से 220 के नीचे बना हुआ है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो सेक्शन 204 है, 204 सब क्लॉज 3, वो ये कहता है कि डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फॉरेन सोर्सेस से होंगे, यानी कि मुल्क से बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, इंडिविजुअल से होंगे, वो प्रोहिबिटेड है। और अगर इस तरह की कोई यही सेक्शन 204 का सब क्लॉज 4 कहता है कि अगर इस तरह के कोई फंडिंग के सोर्सेस पकड़े जाते हैं तो वो सलब कर लिए जाएंगे, यानी कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, यानी चाहे वो खर्च हो चुके हों, चाहे वो खर्च भी हो चुके हों, तो उसको जुर्माने के तौर पे रिकवर किया जाएगा और उसको वफाकी हुकूमत के नेशनल एक्सचेकर के अंदर जमा करा दिया जाएगा, जैसे कि दीगर जुर्माने जमा होते हैं। ठीक। सेक्शन 210 ये कहता है कि हर साल हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एसेट्स की कंप्लीट एसेट्स, लायबिलिटीज और फंडिंग की कंप्लीट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाएगी। और सेक्शन 212 जिसके ऊपर मेरा कंवर दिलशाद साहब से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, वो ये कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की फॉरेन फंडिंग इतनी ज्यादा हो और इस हद तक हो कि लगे कि ये कोई छोटी मोटी माइनर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा मेजर बात है और इसकी ये तो पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही फॉरेन फंडेड है, या वो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ डेजोल्यूशन की कार्रवाई हो सकती है, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी को तहवील करने की कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 212 के नीचे। लेकिन साद रसूल साहब, यहाँ जो फंडिंग है क्या वो तकरीब करी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के लिए यूज हुई? नहीं, देखिए, एंटी स्टेट एलिमेंट्स और तकरीबकारी जो है वो स्टैंड अलोन डिसोल्यूशन के ग्राउंड्स हैं कि अगर अलग-अलग फंडिंग हो वो अगर सिर्फ डोमेस्टिक फंडिंग हो और फॉरेन फंडिंग ना भी हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तकरीबकारी कर रही हो या एंटी स्टेट कर रही हो, तो वो डिसॉल्व हो सकती है। और अगर वो एंटी स्टेट एक्टिविटी या तकरीबकारी ना भी कर रही हो और वो रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी हो लेकिन उसमें फॉरेन फंडिंग हो, तो भी वो डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व करने का तरीका सेक्शन 212 के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जब इस तरह की रिपोर्ट वाज़ेह कर देगा तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन ऑफिशियल गazette के अंदर उसको पब्लिश करेगा, और पब्लिश करने के बाद मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगा कि क्या वाकई इसकी ये पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व होनी चाहिए, या जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ जुर्माना देके तो इनकी खलासी हो जाएगी। ये फैसला कि डिसोल्यूशन होनी चाहिए या जुर्माना देके खलासी होगी, ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हमारे इलेक्शन के कानून 212 के नीचे। साद रसूल साहब, ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट उसी पार्टी की है जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है, ये तो फिर क्या होगा? यानी जी, गवर्नमेंट ये कहती है कि जुर्माना दे दिया जाए, खत्म हो जाए बात।